हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आई वेलकम ऑल टू द यूनियन एकेडमिक केमिस्ट्री क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल, कोस, उपकोष एंड कक्षक, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। गाइस, ये लेक्चर पढ़ाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर ये लेक्चर नहीं पढ़े ना हम, अगर कोस, उपकोष और ऑर्बिटल हमको समझ में नहीं आया ना, तो जब हम क्वांटम संख्याएं पढ़ेंगे ना, वो क्वांटम संख्याएं बिल्कुल भी हमें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि क्वांटम संख्या हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ पता करते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ही में पाया जाता है कोष, फिर कोष के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक, कक्षक के अंदर भी फिर उसका चक्कर देखना होता है। वो हालांकि वो थोड़ी स्टेप्स और है पूरा इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करने के लिए, जिसके लिए हम क्वांटम संख्याओं का अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको जरूरी क्या है, हमको क्या जरूरी है, हमें कोष के बारे में पता होना चाहिए, उपकोष के बारे में पता होना चाहिए, कक्षक के बारे में पता होना चाहिए। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, अगर कोष, उपकोष एंड कक्षक के बारे में आपने जान लिया ना, तो क्वांटम संख्याओं में आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आप क्वांटम संख्या मतलब पढ़ेंगे ना, तब ऐसे लगेगी यार ये चीज़ें तो पढ़ी हुई है हमारी, क्योंकि सारा बेसिक कंसेप्ट कोष, उपकोष और कक्षक पे बेस है। सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल पे सारा कंसेप्ट बेस है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो क्वांटम संख्या में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की इस लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे गाइस। तो स्टार्ट करते हैं हम सेल से। देखो गाइस, सेल होता क्या है, जिसको हम ऑर्बिट कक्षा भी बोलते हैं। देखो, ऑर्बिटल अलग चीज़ होता है, ऑर्बिटल 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 अलग चीज़ होता है, जिसको हम कक्षक बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ऑर्बिटल अलग चीज़ है और ऑर्बिट अलग चीज़ है। ये सेल और ऑर्बिट एक ही, सेल और ऑर्बिट एक ही चीज़ होती है। कक्षा या फिर अभी बताएंगे क्या होता है। ऑर्बिटल कक्षक अलग चीज़ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, वो ऑर्बिटल होता है। ये चीज़ बाद में पढ़ेंगे हम, तो आपको ये कन्फ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने ये बताया कि आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं सेल की। कोष, कोष क्या होते हैं। देखो गाइज, ये कोई परमाणु है, परमाणु, इस परमाणु का ये नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में जो ये कोष है, ये जो है ना, ये जो इसका नामकरण दे दिया मैंने, के, एल, एम और एन, ये कोष है। इनके इन नाभिक के इस चारों ओर इन कोषों में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। इन कोषों में क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। अभी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता नहीं है हमें, कोष के अंदर नहीं इलेक्ट्रॉन, कोष में, उपकोष, उपकोष के अंदर भी कक्षक, कक्षक के अंदर फिर चक्कर देखना पड़ेगा, तब पता लगेगा इलेक्ट्रॉन का। वो क्वांटम संख्याओं में अध्ययन करेंगे हम। जनरली एन बराबर, जो के उपकोष होता है ना, सॉरी के कोष होता है ना, इसको जनरली एन बराबर 1 से डिनोट करते हैं, एल को एन बराबर 2 से डिनोट करते हैं, एम को एन बराबर 3 से, और एन को एन बराबर 4 से। आगे भी कोष होते हैं, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, बिल्कुल 4, 5, 6, 7 वो, लेकिन हम 4 तक स्टडी करेंगे, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता एग्जाम में। और इतना समझ लोगे तो आगे का तो अपने आप ही कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये उपकोष होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने मतलब नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक के जो चारों ओर जो कोष बने हुए हैं ना, उनका नामकरण कैसे करते हैं हम, के, एल, एम और एन। अब इसके अंदर ये तो कोष हो गए। अब कोष की आपको पोजीशन पता लगेगी, नाभिक के चारों ओर कोष होते हैं, किसी परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर परमाणु में होता है नाभिक, नाभिक के चारों ओर कोष है, कोष में जो भी कोष के अंदर उपकोष होते हैं, उपकोष के अंदर भी कक्षक होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लेकिन अभी जनरली कोष पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे मान लेंगे कि नाभिक है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें हम कोष बोलते हैं। जनरली ये मान के चल लो, आप समझने की दृष्टि से आपका स्टेटमेंट गलत भी नहीं है, ठीक है। तो कोष के बारे में पता लग गया, के, एल, एम, एन, जिसको एन बराबर 1, 2, 3 एंड 4 से डिनोट करते हैं जनरली। अब देखो, पहले हम बात करते हैं उपकोष की, तब जाके कोष और भी समझ में आएगा। अब देखो, उपकोष सबसेल क्या होता है, इसको जानने के लिए पहले कोष, कोष इसलिए तो पढ़ाना। देखो, नाभिक था, ये नाभिक था, यहाँ पे कोष था के, एल, ये था एम और एन। इसको मैंने क्या किया था, जनरली इसको के को तो एन बराबर 1, एन को किया था एन बराबर 2, इसको बोला था एन बराबर 3 और इसका बोला था एन बराबर 4। अब देखो गाइस, के उपकोष है, तो जो फर्स्ट उपकोष में है ना, फर्स्ट उपकोष के उपकोष में, के कोष में एक उपकोष होता है जिसको बोलते हैं हम एस। अब समझ में आ गया उपकोष क्या होता है, एस, पी, डी, एफ, ये क्या होते हैं सारे, ये कोष नहीं होते, ये सबसेल होते हैं। सेल के अंदर सबसेल, कोष के अंदर उपकोष होते हैं एस। एन बराबर 2। एक चीज इसमें ध्यान रखना, जो क्वांटम संख्या उसमें पता लगेगी, जो सेल और सबसेल की संख्या होती है ना, सेल और सबसेल दोनों इक्वल होते हैं, मतलब कोष और उपकोष दोनों बराबर होते हैं। देखो, कोष एक, के का मतलब 1 है, एन बराबर 1, तो कोष भी 1 है, उपकोष भी 1 होगा। एल का मतलब एन बराबर 2, मतलब सेकंड कोष, तो इसके मतलब 2, सेकंड का मतलब एन बराबर 2, तो इसमें भी 2 उपकोष होंगे, एस होगा 1 और 1 पी होगा।
एम एन बराबर 3 है, मतलब 30 है उपकोष में, तो अगर कोष की संख्या 3 है तो उपकोष भी 3 होंगे, मतलब एस होगा, पी होगा, डी होगा, हाँ सॉरी 3। फिर एन की बात करते हैं तो एन बराबर 4 में क्या होगा, एस पी डी एंड एफ। समझ में आ गया। के उपकोष में, के कोष में एस उपकोष, एल कोष में एस एंड पी, एन में एस पी डी और एन में एस पी डी एफ। ठीक है गाइज, ये आपको ध्यान रखना है। ये होते हैं कोष के अंदर जो उपकोष पाए जाते हैं ना, उनको बोलते हैं हम एस पी डी एफ। क्या बोलते हैं, एस पी डी एंड एफ, वो अलग अलग उपकोष में पाए जाते हैं। अब आपको पता है ये, अब इनकी एक बात और, ये जो उपकोष होते हैं ना सारे कोष, अब देखो ये जो कोष थे ना सारे, ये वाले कोष के एल एम एन, इनकी ऊर्जा एनर्जी है ना, इधर से देखो, अगर मैं इधर से अंदर से बाहर की तरफ जाऊंगा ना, ऐसे बाहर की तरफ, तो एनर्जी इधर ऊर्जा का मान बढ़ता है, ऊर्जा का मान बढ़ता है अंदर से बाहर की तरफ जाने पर ऊर्जा। तो हर एक कोष की अलग ऊर्जा अपनी, इसके उपकोष की अपनी अलग ऊर्जा होगी, एल उपकोष की अपनी अलग ऊर्जा होगी, एम उपकोष की अपनी अलग ऊर्जा होगी और एन उपकोष की अपनी अलग ऊर्जा होगी। ये आपको ध्यान रखना है इस, तो मतलब हर कोष की अलग अलग ऊर्जा होती है। कोष के अंदर भी उपकोष पाए जाते हैं, उनका भी एनर्जी लेवल, एनर्जी बैंड होता है ना, वो अलग अलग होता है। उसके अंदर फिर ऑर्बिटल पाए जाते हैं, उनका भी अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। इस प्रकार से अब अभी ये समझ लो आप, कोष उपकोष एंड कक्षक होते क्या है, सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। देखो गाइस, अब ये सब सेल हो गए, देखो एस पी डी एंड ये एफ, एस पी डी एफ, चारों के बारे में पता लगे। एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो गाइस, कोष, कोष तो क्या थे हमारे पास, एक तो के था, फिर एल था, फिर एम था और फिर एन था। ये तो कोष थे, जिसको हमने क्या नाम दिया था, एन बराबर एन, 1 2 3 एंड 4। अब जैसे के उपकोष में एन बराबर 1, फर्स्ट कोष में एक ही उपकोष होगा, सेकंड कोष में 2 उपकोष होंगे, थर्ड में 3 होंगे, फोर्थ में 4 होंगे, मतलब कोष इक्वल टू उपकोष। ये लिखा ना, कोष इक्वल टू कोष बराबर उपकोष। किसी भी परमाणु में जितने कोष पाए जाते हैं नाभिक के चारों ओर, उतने ही उपकोष भी पाए जाते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब कोष और उपकोष के बारे में पता लग गया। के एल एम एन तो कोष होते हैं, एन बराबर 1 2 3 4। उपकोष क्या हो गए उसमें, एस, एस पी, एस पी डी और एस पी डी एफ। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे भरे जाएंगे, देखो एस उपकोष है, एक ही उपकोष है, मतलब एस एक ही उपकोष रहा, ये रहा एक उपकोष, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसमें 2 है, एक तो एस है और एक पी है, तो पी कितने उपकोष होते हैं। अब देखो ये पी, ये उपकोष होते हैं ना, ये समझने के लिए आपको ऑर्बिटल पढ़ने पड़ेंगे, कक्षक पढ़ने पड़ेंगे कि अब पी उपकोष में कितने, इनमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने भरे जा सकते हैं। उनके लिए देखो, इनको अभी यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। इनके लिए आपको कक्षक पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ऑर्बिटल समझ में आएंगे। अब कोष और उपकोष आपको समझ में आ गया। अब देखो गाइस, हम पढ़ते हैं ऑर्बिटल। देखो ये ऑर्बिटल कक्षक, हमने कोष क्या पढ़ा था, देख अब आपको पूरा अब आसानी से डाउट क्लियर हो जाए। के एल एम और एन, मतलब ये क्या था, एन बराबर 1 था, ये था एन बराबर 2, ये था एन बराबर 3 और ये था एन बराबर क्या था 4। अब देखो, अब इसके अंदर देखो, एक मिनट पे एन चेंज कर लेता हूँ आपको अच्छे से दिखे। देखो गाइस, ये कोष हो गए। अब इसमें उपकोष देखो, एन बराबर 1 है, 1 है, तो इस 1 में कौन सा उपकोष होगा, इसे नीचे देख लेता हूँ, नीचे लिखता हूँ एस उपकोष। 2 में कौन कौन से होंगे, एस एंड पी, 2 उपकोष। 3 में 3 होंगे, कौन कौन से होंगे, एस होगा, पी होगा, डी होगा। और 4 में 4 होंगे, कौन कौन से होंगे, एस होगा, पी होगा, डी होगा एंड एफ होगा। अब इनमें भी देखो, अब कोष उपकोष के बारे में, अब ऑर्बिटल क्या होते हैं, यही तो चीज़ समझनी है हमें। देखो गाइस, ऑर्बिटल क्या होते हैं, देखो एस उपकोष है। अभी एस में आपको पता है कि एस उपकोष है ना, एक एस जो उपकोष होता है ना, एक ही होता है एस। अब देखो पी है ना, अब इसमें एन बराबर 2 में 2 एस और पी थे, तो एस में तो एक ऑर्बिटल होता है, ये लोग एक कक्षक एक ही होता है, ये होता है कक्षक। अब देखो, अब कक्षक को समझने के लिए पी उपकोष को समझना पड़ेगा, इससे आपको समझ में आएगा। देखो पी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहीं में भरे जा रहे हैं, ऑर्बिटल्स में भरे जा रहे हैं। देखो 1 2 3, ये कौन सा था, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ये होते हैं कक्षक।
ऑर्बिटल। कोस के अंदर उपकोष थे, कोस तो KLMN थे, इसके अंदर उपकोष S, SP, SPD, SPDF थे। अब SPDF में भी इनके अंदर भी जो कक्षक पाए जाते हैं ना, जो ओरिएंटेशन मतलब जो भी विन्यास पाया जाता है उनको क्या बोलते हैं, कक्षक। जैसे P था, अब S को तो सिंगल ही रहता है, S तो एक ही उपकोष होता है इसमें। अब देखो P, अब P में कितने उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और एक में हमेशा 2 ही। अब इसको समझने के लिए आपको पाउली पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ना पड़ेगा कि इसमें अधिकतम एक उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन क्यों भरे जा सकते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप हाल फिलहाल आपको ये पता रखना है कि P में कितने उपकोष होते हैं, 3 उपकोष होते हैं, PX, PY, PZ। जो P उपकोष है ना, इसके अंदर 3 कक्षक होते हैं, PX, PY और PZ। तो यही तो कक्षक कहलाते हैं ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता होती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सर्वाधिक प्रायिकता यहीं पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इनका चक्रण और पता करना है कि ये +1/2 चक्रण है इनका या -1/2 चक्रण है अभिविन्यास। इनको हम क्वांटम संख्याओं के थ्रू क्लियर करेंगे, वो चीज़ आप रहने दो। अभी कोस एंड कक्षक के बारे में अच्छे से ध्यान कर लो। अब देखो, अभी S था, S में एक कक्षक बना दिया, फिर P है, P में 3 बना दिए, 3 PX, PY, PZ, ये लो 3। अब देखो D उपकोष में कितने कक्षक हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये कक्षक होते हैं, 5 होते हैं। आपको सबको पता है 1 2 3 4 5 हो गए ना। इसी प्रकार से S के लिए 1, फिर P के लिए 3, ये होते हैं कक्षक। उपकोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना, वो कक्षकों में ही भरे जाते हैं। अब देखो ये F में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना, मतलब 7 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो आपको पता लग गया। अब देखो, अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं। आपको क्या बनने हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं। देखो S उपकोष था, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2। फिर सेकंड में कितने भरे जा सकते हैं, मतलब S में 2 और P में कितने होते हैं, 6, मतलब 2 इसमें 2 इसमें एंड 2 इसमें। फिर इसमें S में भर दो 2, इसमें P में भर दो 6, 2 2 4 एंड 2 6। फिर D में भर दो कितने, 10, 2 2 4 6 2 8 और 2 10। इसी प्रकार से रिपीट कर दो इनमें भी अप टू। देखो अभी ये क्यों बता रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन का क्रम भी आपको, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे ना, तो ये वाले अभिविन्यास आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। ये समझ गए ना, केमिकल बॉन्डिंग में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी कि अभिविन्यास कैसे भरे जाते हैं, क्योंकि जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है ना, वो कैसे तय होते हैं, कैसे फिक्स किए जाते हैं, इन्हीं पे डिपेंड करता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन का क्रम क्या हो गया, अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2, इसमें 2, पहले में 2, दूसरे में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32। इसीलिए तो ये क्रम होता है इधर से इधर जाने पे, 2 8 18 एंड 32। काउंट कर लो। देखो पहले S में कितने थे, 2, फिर दूसरा यहाँ S एंड P। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 उपकोष है ना, 4 में, और हर में 2 2 है, 4 दूना 8, 8 इलेक्ट्रॉन में नहीं, वही लिखे। थर्ड में देखो S P और D, तो S में 2, P में 6 और D में 10, तो कितने हो गए टोटल, 18। थर्ड में यही लिखा मैंने। फोर्थ में देख लो आप, S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। देख लो पूरे काउंट कर लो इनको, 32 इलेक्ट्रॉन से। इसी प्रकार से 2 8 18 एंड 32, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इसी क्रम में उपकोषों के अंदर जो कक्षक होते हैं ना, उनमें भरे जाते हैं। तो कोष, उपकोष एंड कक्षक के बारे में आपको पता लग गया। अब एक चार्ट के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो कोष, अब मैं आपको बिल्कुल यहाँ से और भी क्लियर हो जाएगा अगर कोई डाउट रहेगा तो। देखो ये के था उपकोष, के L M N, ये उपकोष थे ना उपकोष। अब इनको लिखते कैसे हैं, n बराबर 1 के उपकोष को, L को n बराबर 2, इसको लेते हैं n बराबर 3, इसको कैसे लिखते हैं, n बराबर 4। अब आपको पता है कि कोष में जितने कोष होते हैं परमाणु उतने उपकोष होते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, उपकोष सबसे कितने होते हैं, एक मतलब S, 2 मतलब S एंड P, 3 मतलब S P एंड D, और फोर्थ मतलब S P D एंड F, 4 हो गए। अब इनमें कक्षक कौन से हैं, देखो S में तो एक ही आएगा, मतलब S में तो S ही आएगा जो एक होगा। अब S में तो S आ गया। अब इसमें देखो PX PY एंड PZ, 3 आ गया ना। अब कक्षक वैसे अगर डब्बे बना के लिखना चाहो तो आप डब्बे बना के भी लिख सकते हो उसमें डायरेक्ट, देखो ऐसे लिख लो, ऐसे और भी सही रहेगा। देखो गाइस, एक सेकेंड,
देखो एस में एक, ये लो एक लिख दिया। अब इसमें एस में एक था और फिर क्या आएगा पी, पी में 3 आ गए, ये लो। फिर एस था, फिर पी कितना है 3 है पी में, ये लो लिख दिया मैंने 3। और फिर डी, डी के अंदर कितने हैं 5, 1 2 3 4 5 डिब्बे। इसी प्रकार इसमें देख लो ये एस, ये पी, एक दो, फिर यहाँ से आ जाएगा डी और फिर यहाँ से आ जाएगा एफ। 1 2 3 4 5 और 6, तो सब में दो दो इलेक्ट्रॉन पर देंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 8 18 एंड हर एक में दो दो भरे जाएंगे 32। इस प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 8 18 एंड 32 भरी जाती है। अब देखो कुछ फॉर्मूले से ऐसे यूज किए जाते हैं जिन मतलब क्वांटम संख्याओं से ही वो निकल के आए हैं फॉर्मूले, लेकिन उनको हम यूज करते हैं। तो आपको मैं बता दूं डायरेक्ट, आपको याद भी रख सकते हैं उन फॉर्मूलों को। देखो कैसे याद करना है, देखो गाइस याद करना है, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कोई सेल है, इस सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जो सेल होता है ना उसमें सब अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी भरी जा सकती है, इलेक्ट्रॉन सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या एन स्क्वायर के बराबर होती है। कितनी क्या होती है एन स्क्वायर। देखो आप खुद देख लो, एक था एक का स्क्वायर किया तो कितना आ रहा है एक का स्क्वायर। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन सॉरी 2n स्क्वायर, कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 2n स्क्वायर। तो ये n बराबर 1 2 3 फुट करते जाओ तो उस कोस में इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। देखो n बराबर 1 फुट करो, 1 करेंगे तो कितना 2n स्क्वायर मतलब 2 आ गया, देख लो आ गया ना 2। 2n स्क्वायर करो, इसमें n बराबर 2 में, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 मतलब 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2n स्क्वायर करो 18, और इसमें 2n स्क्वायर करो 4। डायरेक्ट हमको ये सब सेल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ना सब सेल ना ऑर्बिटल कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम डायरेक्ट अगर कोस बता देना हमको तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन किस कोस में पाए जाएंगे इसकी डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले से बता सकते हैं 2n स्क्वायर से। दूसरी बात अगर अब दूसरी बात ये भी बताया मैंने, जो कोस की संख्या जो एन कोस होता है ना एन, वो सब सेल होता है एल, इन दोनों की संख्या बराबर होती है। मतलब जितने कोस देखो ए कोस सब सेल भी एक है, ये 2 है तो देख लो सब सेल भी 2 है, ये 3 है तो सब सेल भी 3 है, ये 4 है कोस तो सब सेल भी 4 ही है। दो फॉर्मूले आपको मतलब याद करने हैं अभी के लिए कि कोस की संख्या तो कितनी होती है किसी उपकोष में। और अब उपकोष में अगर इन कक्षकों की संख्या पता करनी हो ना आपको, उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है तो वो होती है उपकोष में कक्षकों की संख्या 2l+1 से। लेकिन ये l है एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है, द्विगुणित क्वांटम संख्या, ये हमको आपको कल पढ़ाएंगे इसलिए अभी याद नहीं करना है। आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं कि किसी भी परमाणु में जितने कोष होते हैं ना उतने ही सबसे उपकोष होते हैं, और किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है 2n स्क्वायर से आप डायरेक्ट आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी पता कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको कोष उपकोष एंड ऑर्बिटल के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। तो ठीक है गाइज, आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ भी फायदा हुआ हो या आपको कुछ इसकी वैल्यू लगी हो तो आप अपने मतलब जो भी रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में जो भी एजुकेशन से रिलेटेड आपके मित्र है उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ सुनिश्चित कर सके। तो गाइज ये चैनल तभी चल पाएगा या इसका मतलब जो ग्रोथ रेट है ना ये आगे चैनल तब बढ़ पाएगा जब आप इसका सपोर्ट करोगे, क्योंकि आप और हम दोनों मिलकर ही सपोर्ट को आगे ले जा इस चैनल को आगे ले जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये चैनल पसंद आया होगा। और तो ठीक है गाइस, दिस इज आर के यादव हियर एंड साइनिंग ऑफ दिस सेशन। धन्यवाद।